तो देखेंगे आज हम प्लांट को हिंदी में कहते हैं पौधा। तो कल तक हमने देखा कि परिवार किस तरह से काम करता है, उनका रिलेशनशिप, मित्र। उसके बाद में हमने देखा जंतु। जंतु का विविध वर्गीकरण, उनके आवास के अनुसार, उनके रहने के हिसाब, उनके खाने के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार, बहुत सारी पद्धतियों के अनुसार हमने अ, जंतुओं के बारे में कल पढ़ा। आज हम देख रहे हैं इन्हीं चैप्टरों में से अगला चैप्टर, जिसका नाम है पौधा। इस पौधे को देखते वक्त हम देखेंगे कि ये सजीवों में से, जीव जंतुओं में से आगे का चैप्टर है जो सजीवों को पादप जगत, जंतु जगत तथा सूक्ष्म जीवों में, जंतु जगत तथा सूक्ष्म जीवों में विभक्त किया जाता है। सजीव प्राणी कोशीय तथा बहुकोशीय तथा एक कोशीय भी हो सकते हैं, लेकिन कालांतर में क्यूटेकर ने सजीवों को 5 प्रमुख वर्गाश्रानित किया है, जो निम्नलिखित है। यानी सजीवों को उन्होंने 5 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। उनमें से पहला है मोनेरा, जो जीवाणुओं का अध्ययन करता है। और यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से जनरेट होता है, देखो। अब ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, 5 वर्गीकरण दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चंस पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। और 2000 यानी 21 ऑनलाइन का जो 22-23 था, उसमें भी पूछा गया था कि सजीवों का अध्ययन करने वाले वर्गों को किन किन नामों से, यानी कौन से सजीव, जैसे कि जीवाणु का अध्ययन करने वालों को क्या कहा गया, इस तरह से क्वेश्चन को पूछा गया। तो हमें पता होना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट करा के दो तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहला है मोनेरा। ये जो वर्ग में आते हैं, तो वो वर्ग जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। प्रोटिस्टा, इसमें अमीबा और पैरासियम का अध्ययन किया जाता है। कवक, कवक में मशरूम और फफूंद का अध्ययन किया जाता है। पादप जगत में पौधों का अध्ययन किया जाता है। अब आपको पता है कि अभी हम जो पौधा देख रहे हैं, वो पौधे का अध्ययन जो किया जाता है, उस शाखा को हम क्या कहते हैं, पादप जगत। बराबर। जंतु जगत, जहाँ पे जंतु का अध्ययन किया जाता है। जो कल जंतु हमने देखा वो जंतु जगत था। आज हम जो देख रहे हैं पौधा, उसका अध्ययन किया जाता है पादप जगत में। बराबर। तो उसी तरह से कवक में मशरूम और फफूंद का, प्रोटिस्टा में अमीबा और पैरासियम का, और मोनेरा में जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से अध्ययन करने वाले इन वर्गों को यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है। पौधों के भाग ही हम उनकी भूमिका है। भी पौधा आपने तो देखा है, पौधों में बहुत सारे हिस्से होते हैं, और इन पौधों के हर एक हिस्सों में जो जो फ्रेंचाइज बोलते हैं, जो पार्ट्स हैं, हाँ, उनमें क्या क्या है, देखो। सभी पौधों में लगभग, लगभग सभी पौधों में, क्योंकि कोई चीज ऐसे है उसमें कोई चीज नहीं दिखाई देता है। देखते हैं लगभग सभी पौधों में जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होती है, फल होते हैं और फूल पाए जाते हैं। लेकिन शैवाल आदि इस प्रकार की चीजों में दिखाई नहीं देता है। बराबर। शैवाल है हिस्सा जिसमें ये चीजें नहीं दिखाई देती है। तो कई ऐसी चीज है जिनमें जड़, तना, पत्ती, फूल और फूल कंपल्सरी आते ही हैं, लेकिन उससे अपवादात्मक शैवाल है जिनमें ये चीजें नहीं दिखाई। अभी जो जड़ है, बराबर, अभी हमने देखा जड़, जड़ को हम क्या कहेंगे हिंदी में या इंग्लिश में, तो उसको रूट कहा जाता है, ज्याला आपण मराठीमध्ये मूळ असे म्हणतो। बरोबर। भी जड़, ये पौधे का यह भाग है जो प्राय भूमि के अंदर रहता है। बराबर। भूमि के कहाँ रहता है, जड़ है तो मतलब अंदर रहेगा। बराबर। अभी ये जो जड़ है, रूट, दो प्रकार की होती है, एक मूसला जड़ और एक झटका जकड़ा जड़। बराबर। अभी झकड़ा जड़ा जड़ा है, तो या फिर उसको जड़ कहा जाता है, जड़ा भी कहते हैं उसको। तो अभी मूसला जड़ के उदाहरण देखेंगे। मूसला जड़ में
मटर होता है, चना होता है, मूली होती है, गाजर होता है, सरसों, जामुन, शलजम, आम और चुकंदर, इनके जड़ मूसलाजड़ कहलाते हैं। और आपका यहाँ पे विज्ञान है, तो मराठी में मैं आपको पूछता हूँ, ये जो मूसलाजड़ है, अभी आपने देखा होगा चना के जड़ जो कुछ ऐसी गुठलियां बनती है नीचे, बराबर। मूली गाजर के ऐसे तो सबसे बड़े जड़ होते हैं, तो इनका अलगपन क्या होता है इस मूसलाजड़ का? मूसलाजड़, अब इसको मराठी में क्या कहेंगे, कौन सा वाला पार्ट आएगा? सोटमूळ. हाँ, एक मुळी असलेली, एक मुळी असलेली. एक मुळ सोटमूळ, असलेली. सुतमूळ. आणि मग झटका मुळला काय म्हणायचं आपण? अनेक मुळ त्याला म्हणायचं का? जास्त मुळ असते. हा, जास्त मुळ असते असं. जास्त मुळ. मग त्याला तर मराठीमध्ये काय असेल, एक मुळ आणि दुसरं काय, सोटमुळ म्हणतात का? हा, सोटमूळ. बरोबर का? हो. करेक्ट है। ये मूसलाजड़ के उदाहरण है कुछ इस तरह से कि मटर, चना, मूली, गाजर, सरसों, जामुन, शलगम, आम और चुकंदर के आदि ये मूसलाजड़ में आते हैं। और बाकी का जो जकड़ा जड़ है, इसके उदाहरण गेहूं, घास, गन्ना, मक्का, प्याज, लहसुन आदि होते हैं। अभी यहाँ पर मैं जितना मेरे को उस विज्ञान के जो सब्जेक्ट, अभी जैसे आपने बताया कि वो सोटमुड़ा और बाकी क्या, इसको आप भी बताओ कि उसमें, क्योंकि उदाहरण से हमें पता चलता है, तो आप सभी को भी उसके बारे में ज्ञान हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पर हम वो चीजें भी देखेंगे। ये जो प्रकार है, अभी जो हमने देखे हैं मूल के, या फिर जिसको हम जड़ बोलते हैं, मुळा, मूळ म्हणतो आपण मराठीमध्ये याला, रूट म्हणतात इंग्लिश मध्ये, और हिंदी में इसको कहेंगे जड़। जड़ पे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं कि निम्नलिखित में से कौन मूसला जड़ का उदाहरण नहीं है। मूल का, मूसला जड़ का निम्नलिखित में से कौन उदाहरण नहीं है। तो सबसे पहले हमें मूसला जड़ पता होना चाहिए, फिर हमें जकड़ा जड़ पता होना चाहिए। अब ये जकड़ा जड़ और मूसला जड़ हमें पता भी नहीं होगा, तो हम उसके उत्तर को नहीं जा पाएंगे, वो भी आते हुए। तो एक ही वर्ड का प्रॉब्लम आता है यहाँ पर, हिंदी का, बराबर। तो उसको जहाँ के वहां लिख लो, समझ लो, अंडरस्टैंड करा लो। एक बार मालूम हो गया तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता इसमें से मार्क मिलाने में। तो मार्क मिलाने के लिए सबसे पहले आपको उसकी अर्थ और उसका मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद है ये जड़ का देखा। अब जड़ के महत्व क्या है, सबसे पहले ये आपको तो पता है कि जड़ के बगैर कोई भी चीज जमीन पे ठीक से तैर नहीं सकती है, बराबर। ये सबसे पहले बात। फिर ये पौधों को जमीन से पकड़ता है। और दूसरी बात है कि जमीन में जो भी कुछ जल है, या फिर खनिज पदार्थ है, या फिर वो जो रूट को देने वाला, रूट से फ्रेंचाइजी तक जाने वाला जो पार्ट्स होते हैं, वो खींच कर लाने का काम ये जड़ करता है। जैसे कि जल हो, या फिर खनिज पदार्थ हो, इसको शोष कर वो तने के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करने का काम ये जड़ करता है। इसीलिए ये जड़ बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तना, अभी तना यह पौधे का वह भाग है जो प्राय भूमि के ऊपर रहता है। तना, जिसको हम स्टीम बोलते हैं, हरे व भूरे रंग का होता है। तने से ही टहनियां एवं पत्तियां निकलती हैं। अब ये जो तना है, इसको तने, मराठी में क्या बोलते हैं तने को? खोड, बरोबर का? बरोबर. हो, खोड म्हणतात. बरोबर का सर? खोडो म्हणतात त्याला, बरोबर ना? हो, हो. खोड, खोड. तना, हे पौधे का. आता मला सांगा, या खोडाचे काय काय काम असतील किंवा काय नसेल तर काय होईल बाबा? खोड जर नसला तर काय होईल? शक्य आहे का ते वनस्पती नीट व्यवस्थित उभारेल याची? नाही. हाँ, तो ये तना है, ये महत्वपूर्ण तो हिस्सा है, उस पौधे को सीधा फैलाने का काम करता है। और ये जमीन के ऊपर आने वाला हिस्सा होता है, बराबर, जिससे टहनियां और पत्तियां निकलती हैं। तो तने का महत्व ये है कि जो जल, जो जड़ द्वारा शोषित अवशोष शोषकर जो जल लेके आए थे, जो खनिज पदार्थ लेके आए थे, जिसको हम अन्न बोलते हैं, वो पत्तियों तक या पौधों के उन हिस्सों तक पहुंचाने का काम करती है जहां पर ये सब कुछ काम चलता है। नीचे से पानी, जिसको जल, और फिर ये शोषित जो खनिज पदार्थ हैं, उसको लाकर लाने का काम जड़ करता है।
और उसके आगे पहुंचाने का काम ये तना करता है। और देखो, ऐसे कौन से पदार्थ हैं, आलू, अदरक जैसे कुछ तने ऐसे हैं जो जमीन के अंदर भी होते हैं, जिनको हम खाते हैं। आलू, अदरक, ऐसे कुछ तने जमीन के अंदर भी होते हैं जिनको हम खाते हैं। तो ये तना हमें जमीन के ऊपर नहीं दिख कर आता, बराबर। ये वो हिस्सा है जिसे हम खाते हैं, लेकिन उसे तना कहा जाता है, कोड़, बराबर। अगला है पत्ती, जहां पर पत्तियों को अभी देखो क्वेश्चन किस तरह था, पेड़ का किचन किसको कहा जाता है, रसोई घर। पेड़ का रसोई घर किसको कहा जाता है? प्लांट, लीफ 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 हाँ, पत्ती, पत्तियों लीफ फूले को कैसे कहेंगे मतलब? कोई लीफ लीफ कोई वनस्पति ऐसे हैं जिनको फूल भी नहीं लगते, कोई बहुत सारे ऐसे वनस्पति हैं जिनको फूल नहीं लगते, तो वो फूल नहीं लगते तो उसको रसोई नहीं कहेंगे क्या? रसोई यानी हम किचन जो घर में बोलते हैं ना, जहाँ पे खाना पकाने का काम करते हैं, तो वनस्पति में भी खाना पकाने का काम चलता है, वो होता है पत्तियों पर, बराबर। और उनमें जो महत्वपूर्ण काम चलता है ना, फोटोसिंथेसिस, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं, बराबर। और वहां से ये सब कुछ काम चलता है। तो क्वेश्चन इस तरह से देखो, आपने आपके पिछले 300-400 150 मार्क के पेपर में भी इस क्वेश्चन को सुना होगा कि पेड़ की रसोई कहाँ होती है, वो काम करता है पत्ता। तो ये पौधों की पत्तियों, तना और टहनियों के सहारे निकलने वाला ये पत्ता एक पार्ट है। और ये पार्ट बहुत ही मुख्य है, बहुत ही क्या है, मुख्य है। और इसमें मुख्य रूप से हरे रंग की होती है, जबकि पौधे की पत्तियां लाल, बैंगनी तथा पीले रंग की भी होती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण वो जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। इसी वजह से उसमें पत्ते को हरा कलर आता है। कौन सा पार्ट होने की वजह से? पता है क्या? पत्तियों में वो एक पार्ट होता है जिसकी वजह से उसको हरा कलर आता है। क्या नाम है उसका, जो प्रकाश विश्लेषण क्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण है पत्तियों में? हरित लवक। हरित लवक, बराबर। हरित लवक की वजह से उसको पत्तियों को सिर्फ कई पत्तियों को कलर भी अलग होते हैं ना, बहुत सारे। जैसे कि लाल भी रंग कलर के होते हैं, बैंगनी कलर के होते हैं, पीले कलर के होते हैं। तो उसमें वो कलर नहीं होता है, क्या हरित लवक नहीं होता है क्या? होता है, होता है। तो ये जो पत्तियां हैं, ये पत्तियां महत्वपूर्ण काम करती हैं खाना बनाने का। और ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया की वजह से वहां पर वो काम चलता है, जिसको हम प्रकाश विश्लेषण प्रक्रिया म्हणतो हमारे हिंदी मराठी में, बराबर। अब ये पत्तियों का महत्व क्या है, इसी पर यहाँ पर समझ में आएगा। ये पत्तियों सूर्य की रोशनी में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करती हैं, जिससे पौधे में भोजन का निर्माण होता है। पत्तियों से जो जल बाष्प बाहर निकलता है उसे बाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण सजीव कोशियों के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहलाती है। जिस तरह से हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उस तरह से इन पेड़ को किस चीज की जरूरत होती है? हम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। हम कौन सी चीज को अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। बाहर किस चीज को छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। लेकिन किस चीज की बगैर प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूरी नहीं होती है? क्वेश्चन है, किस चीज की वजह से या किस वायु की वजह से, वायु के बगैर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पूरी नहीं होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, इसीलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन वनस्पति कार्बन डाइऑक्साइड को भीतर खींचते हैं, बराबर। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कब काम करता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के वक्त। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब चलती है? दिन में चलती है कि रात में चलती है? दिन में।
दिन में सर। सूर्य प्रकाश। दिन में चलती है। दिन में चल। तो फिर जो पेड़ होते हैं ये दिन में ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं क्या? पेड़ नहीं, रात को ऑक्सीजन को बाहर, मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, दिन में ऑक्सीजन को ऑक्सीजन। बाहर हाँ सर, छोड़ते तो हाँ क्या बोले? छोड़ते हैं ना सर, मैंने क्या छोड़ते हैं ना। पूछा? हाँ मैंने क्या पूछा? अब कभी नहीं नहीं, रात में पेड़ ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं क्या? नहीं नहीं। नहीं नहीं। हाँ, अभी रात में नहीं सर, दिन में। हाँ रात दिन में छोड़ते ना, लेकिन रात में फिर यूं क्यों नहीं कहा नहीं जाता सर, है कि पेड़ के नीचे रात को नहीं सोना है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड। छोड़ते। हाँ क्योंकि बड़े पैमाने में पेड़ क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है, तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसीलिए वहां पर ऑक्सीजन का प्रमाण कम हो सकता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना है। प्रकाश संश्लेषण सजीव कोशियों के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया करता है और इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, मराठीमध्ये पण आपण याला प्रकाश संश्लेषणच म्हणतो, बरोबर। सजीव कोशियों के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, बराबर। अब प्रकाशीय ऊर्जा आ रही है, उसमें रासायनिक ऊर्जा को उसको परिवर्तित करता है। लाल लाल रंग में प्रकाश लाल रंग के प्रकाश में यह क्रिया अधिक होती है, तदपश्चात बैंगनी रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है। लाल रंग के प्रकाश में यह क्रिया अधिक होती है, कौन सी? प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करनी। तदपश्चात बैंगनी रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है। हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी तरह रुक जाती है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उसके हरे रंग वाले तने में होती है, क्योंकि उसकी पत्तियां कांटेदार होती हैं। कैक्टस वो पता है ना आपको, कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया उसके हरे रंग वाले तने में होती है, क्योंकि उसकी पत्तियां कांटेदार होती हैं। और जो फाक्ता नामक पक्षी है जो काफी छोटा होता है, कैक्टस के कांटों के बीच घोंसला बनाकर रहता है, और वो ये पत्ता है, ये पक्षी है जो उन कांटों के बीच रहता है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि कैक्टस के कांटों के बीच घोंसला बनाने वाला पंछी कौन सा है या पक्षी कौन सा है? क्या नाम है उसका? फाक्ता. फाक्ता। आता मराठीमध्ये याला काय नाव आहे? मराठी में क्या कहेंगे इसको? नहीं पता? नहीं। ठीक है, इसको मराठी का नाम मैं बता देता हूँ आपको। अभी मेरे को भी उसका मराठी में नाम नहीं मालूम, तो मैं पता लगा कर देता हूँ, ठीक है। फाक्ता नामक पक्षी है जो क्या करता है, कैक्टस जो वनस्पति है उसके जो कांटे रहते हैं उनके बीच में घोंसला बनाकर रहता है। अभी फूल फूल नए पौधों के विकास में सहायता करते हैं, क्योंकि फल पौधों के प्रजनन का एक अंग होते हैं, और फूलों की पंखुड़ियां रंगीन होती हैं, और फूल के बगैर फल नहीं आता है, क्योंकि ये फल का ही एक अंग है जो प्रजनन कहा जाता है, यहाँ से फूल निकलते हैं। फूलों की पंखुड़ियां अलग अलग कलर की होती है, रंगीन होती हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के जो पौधों की पंखुड़ियों की मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, पंखुड़िया मराठी मध्ये काय म्हणतात? पाकळ्या पाकळ्या. पाकळ्या पाकळ्या. पाकळ्या या पाकळ्या ज्या असतात पंखुडिया, हे जो पाकळ्या असतात या वेगवेगळ्या रंगाच्या असतात। फूल के कई भाग होते हैं, जैसे बाह्य दल, पंखुड़ियां, स्त्री केशर एवं पुकेशर, बराबर। तो फलों में सबसे बड़ा फूल रफेलिया तथा सबसे छोटा फूल फूलफिलिया है। फूलों की घाटी चमोली,
उत्तराखंड में अवस्थित है फूलों की घाटी चमोली। ये कहाँ पर है? फूलों की घाटी कहाँ पर है भारत में? ये क्वेश्चन क्यों दिया जाता है? हमें फूलों की घाटी कहाँ है मालूम होना है। तो फूलों की घाटी जो चमोली है वो उत्तराखंड में अवस्थित है। गांव का नाम है, फूल का नहीं। हाँ? फूलों की घाटी है। अब ये फूलों का महत्व, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? हाँ दिखाई दे यस सर दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रही है ना? ओके। फूलों का महत्व, अभी फूलों का क्या है? परागकण की प्रक्रिया फूल द्वारा प्लवन की संपन्न होता है, यानी परागकण की क्रिया फूलों द्वारा ही होती है। हाँ? फिर इसी क्रिया के द्वारा पौधों में प्रजनन क्रिया होती है। परागकण की प्रक्रिया कई प्रकार से होती है, जैसे वायु द्वारा, कीटों द्वारा, जल सॉल्ट द्वारा, पंछियों द्वारा, हाँ, जंतुओं द्वारा, चमगादड़ व घोंघा इत्यादि के द्वारा भी परागकण इस फूल से उस फूल पे जाकर परागकण ट्रांसफर होते हैं। व भेड़ बकरियों द्वारा भी वो परागकण इस ओर से उस ओर जाते हैं। वायु द्वारा यानी हवाओं के द्वारा भी परागकण की प्रक्रिया ट्रांसफर होने की क्रिया होती है, ट्रांसफर होने की। तो फूल, कुछ फूलों को खाया भी जाता है, कुछ फूलों को खाया जाता है, जैसे केला है। केला एक फूल है तो उसको खाया जाता है। सहजन, कद्दू, तोरई, तोरई म्हणजे दोडका, कद्दू म्हणजे आपल्याला माहित आहे, कद्दू म्हणजे काय? भोपळा। ये जो पार्ट है म्हणजे हे फूलच है, लेकिन इसको हम क्या करते हैं? खाने का काम करते हैं। तो कुछ फूलों से इत्र बनाया जाता है, अत्तर पण बनवलं जातं, तथा इनसे ही लौंग व केसर इत्यादि प्राप्त होते हैं। और यानी कुछ फूल ऐसे हैं कि वो फली कहलाते हैं, कुछ फूल ऐसे हैं जो फली कहलाते हैं, जैसे कि केला है, सहजन है, कद्दू और तोरई, ये फूल का ही हिस्सा है। अब फल, फल का निर्माण फूलों के अंडाशय भाग से होता है। फलों के अंदर एकानी बीज भी होता है। फल सामान्य मीठे और खट्टे दोनों प्रकार के होते हैं। फल के प्रकार जैसे कि सेब है, अमरूद है, अनार है, टमाटर है, नींबू है, ये किस चीज के प्रकार है? ये फल है, ये फल के प्रकार है। अब ये बीज, फूलों में पाए जाने वाले बीजांड बीज, जिसको हम सीड कहते हैं, बनते हैं, जो बीजों के अंदर भ्रूण बर्गन होता है, जो नमी और वायु की उपस्थिति में अंकुरित होता है, जिससे नया जीव उत्पादित होता है। ये बीज का महत्व, कुछ बीजों से तेल निकाले जाते हैं, तो कई प्रकार के बीजों को खाया भी जाता है, जैसे कि मूंगफली है, दालें हैं, चावल है, हाँ, अखरोट है, गेहूं है। अभी ये जो पार्ट है हम इसका खाने का काम करते हैं और उगाने का भी काम करते हैं। अब देखो इसका वर्गीकरण किया जाता है। पौधों के कुछ प्रकार हैं। भौतिक विशेषताएं अथवा आकार के आधार पर पौधों का अ, विभाजन किया गया है, जैसे कि शाख है, झाड़ी, वृक्ष और लता है। अभी शाख, ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। इनका तना हरे रंग का होता है, जो बहुत ही कोमल होता है। इसमें अत्यधिक टहनियां नहीं पाई जाती हैं। इसके उदाहरण धनिया, मेथी, पालक है। झाड़ी, अभी इनका आकार शाख से बड़ा होता है। इनका तना मोटा और कठोर होता है, जिसमें कई सारी शाखाएं इनके तने के आधार पर निकलती हैं। इसके उदाहरण गुलाब है, गुड़हल है, नींबू है। वृक्ष, इनका आकार बहुत ही बड़ा एवं विशाल होता है। इनका तना कठोर और मोटा एवं भरे रंग का होता है। इनके तने से कई शाखाएं निकलती हैं, जो चारों ओर तने में फैली होती हैं, जैसे कि आम है, नींबू है, जामुन है, हाँ, पीपल है, टीकर है। तो ये प्रकार है वृक्ष के। हम जो पता है हमें, वृक्ष यानी झाड, ज्याला झाड म्हणतो आपण, वो लताएं। अभी ये पौधे होते हैं जो अत्यंत कमजोर होते हैं। लताएला आपण काय म्हणतो? फांदी म्हणतो ना। ये अत्यंत कमजोर होते हैं, जो सीधे, हाँ, वेली। वेली वेली, हाँ। तो
कमजोर होते हैं, जो सीधे जीवों पर स्थिर नहीं होते हैं, वो नहीं हो पाते हैं। इनको स्थिर रहने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। इनके भी दो वर्ग हैं, इनकी भी लताएं के भी दो वर्ग हैं। एक है विसर्जी लता, जो सामान्य रूप से ये लताएं जमीन के बहुत ही अ, बड़े भूभाग पर फैली होती हैं। इसके उदाहरण खीरा, खरबूजा, सात तरबूज और पुदीना आदि के हैं। अभी ये जो लताएं हैं, जो विसर्जी जो बोलते हैं हम उसको, अभी खीरा, खरबूज, आता खरबूजाच्या वेली आपण पाहतो, या वेलीचा प्रकार आपल्याला लक्षात आला असेल। आणि काही जे आहेत अरुई लता, यानी ये लताएं किसी ढांचे की सहायता लिए ये सीधे खड़ी होती हैं या ऊपर चढ़ती हैं, जिससे यह वृक्ष के तनों के चारों ओर लिपटी होती हैं। इसके उदाहरण मनी प्लांट है, मटर है, अमरबेल है। ये दूसरे की सहायता से वो क्या करता है, ऊपर चढ़ता है। लेकिन ये खरबूजा तरबूजा, इनकी जो तने लताएं होती हैं, ये ऊपर नहीं चढ़ती है, क्योंकि इनके जो फल होते हैं बड़े होते हैं, इस वजह से वो टिक नहीं पाते हैं। बराबर, तो ये जमीन पर ही रहती है। अब देखो, क्षेत्र के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया है। अभी हमने ये पहले वाला जो देखा, ये पौधों के प्रकार थे, ये उनकी भौतिक विशेषताओं के आधार पर थे, और ये भी क्षेत्र के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया है। जैसे कि जलोभिद, हाँ, लवणोभिद और समोभिद और मरुभिद। अब ये जो पाए जाने वाले वृक्ष हैं, इनके प्रकार किस तरह से आते हैं, अभी हम इसको देखना है। अब ये जलोभिद जो है, एक मिनट, तो दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा बड़ा करो। दिख रही स्लाइड, दिख रही है क्या? अब ये जलोभिद जो है, ये अभी क्या देख रहे हैं हम, पौधों के वर्गीकरण को हम देख रहे हैं, जो क्षेत्र के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया जाता है। अब ये सबसे पहला है, ये पानी में पाए जाते हैं जलोभिद जो है, जिनकी जड़ कम पौधों में विकसित होती है। जड़ें किसमें विकसित होती है, कम पौधों में विकसित होती है। इनकी पत्तियां पतली और सकरी होती है, जिस पर मोम की परत होती है। इनके उदाहरण हम कमल देखते हैं, हाइड्रिया है और जल लिली है। अभी ये जो इनके पत्ते होते हैं ना, ये पाण्यावर तरंगतात, बराबर। अब हम कमल का उदाहरण देखेंगे, तो इनके जो पत्ते हैं, ये आम वृक्षों से अलग है। क्या इनका अलगपन दिख कर आता है, कमल के पत्तियों का अलगपन क्या है, इस वृक्ष का, कमल वृक्ष का ये अलगपन बताओ, कौन बताएगा? पाण्यापासून अलिप्त असते सर. हाँ, पाण्यापासून अलिप्त आळूच्या पानासारखं. आळूच्या पानासारखा असतो आणि तो पाण्यावरती तरंगतो, बरोबर। पाणी त्याच्यावर राहतं का? पानी त्याच्यावरती नाही. जाता का? नहीं। तो उसमें वो क्यों वजह, उसकी वजह क्या है कि उसमें वो जो मोम की तरह जो लिक्विड रहता है, उसकी तरह से पानी उस पर टिक नहीं पाता है, बराबर। दूसरा है लवणद्वित। इस प्रकार के पौधे दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन पौधों की जड़ें जमीन के ऊपर निकली हुई होती हैं, जैसे कि साल्ट मार्स, जो इसका एक उदाहरण है, जो जमीन के ऊपर उसकी जड़ें आती हैं। समोद्भिद, ये पौधे खेती योग्य जमीन पर पाए जाते हैं। इनका तना ठोस और शाखा युक्त होता है। इसके उदाहरण मक्का, टमाटर, गेहूं, धान आदि हैं। दूसरा है मरुद्भिद। ये पौधे मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी पत्तियां छोटी छोटी एवं जड़ें गहरी होती हैं। इन पौधों का तना गद्देदार एवं मोम की परत से ढका होता है। इसका उदाहरण नागफनी, एकासिस, नागफनी यानी कैक्टस, ये फोबिया, ये उदाहरण मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों के हैं।
अगला है, कुछ विशेष पौधे हैं, वृक्ष हैं, जैसे कि बरगद। यह विशालकाय वृक्ष होता है जिसका फैलाव अधिक होता है। इनकी शाखाएं से जड़ें भी निकलती हैं जिनको स्तंभ जड़ भी कहा जाता है। कोटरन जो है, यह पौधा फसल के साथ बोया जाता है, जो यह बताने में समर्थ है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता होती है। इसकी जड़ें अधिक नीचे तक नहीं होती हैं। जब यह मुरझाने लगता है तो यह पता चलता है कि फसल की सिंचाई की आवश्यकता है। केले का पौधा एक प्रकार का शाक है जिसका तना कमजोर व करण है, हरा होता है। कमजोर होने के कारण हरा होता है। केले के फूल व फल दोनों खाए जाते हैं। खेजड़ी एक ऐसा, यह भारत में रेगिस्तान क्षेत्र में पाए जाता है। इसको अधिक एक मिनट, खेजड़ी यह भारत के रेगिस्तान क्षेत्रों में पाई जाती है। इसको अधिक ही जाती पानी की आवश्यकता नहीं होती है। यह तथा इनकी फलियों की सब्जी बनती है। इस पेड़ की छाल से दवा बनाई जाती है और इसकी लकड़ी में, क्या है, कुछ शब्द कट गए हैं शायद, इसलिए वो अर्थपूर्ण नहीं लग रहे हैं। कीड़े नहीं लगते हैं, ये छायादार होता है। इसके कुछ शब्द कट गए हैं तभी वो अर्थपूर्ण समझ में नहीं आ रहा है। बराबर है। रेगिस्तान का ओक देखो, यह मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी जड़ें गहरी होती हैं तथा यह पानी में स्थिर होता है और इनमें पत्तियां बहुत कम होती हैं। इस क्षेत्र में निवासी इस पेड़ के तने में पतला पाइप डालकर पानी बाहर निकालते हैं। घटपर्णी है, ये पेड़ कीड़े मकोड़े, मेंढकों, चूहों एवं छोटे सीधे जीवों को खा जाता है, इसलिए इसको कीटभक्षी पौधा भी कहा जाता है। इनका आकार लंबा घड़े जैसा होता है जिस पर पतनुमा ढक्कन होती है। इस पौधे से एक खुशबू निकलती है जिससे आकर्षित होकर कीड़े मकोड़े इस पौधे के पास आते हैं। यह भारत में मेघालय के साथ साथ इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। यह पेड़ प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया करता है। यह नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटकों का भक्षण करता है। पौधों का महत्व, पौधे हवा को शुद्ध करते हैं और वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा है। यह प्रकृति में संतुलन बनाए रखने का काम भी करते हैं। पौधे मुद्रा क्षरण को रोकने का काम करते हैं और मुद्रा की उर्वरता शक्ति को भी बढ़ाते हैं। वातावरण की सौंदर्यता बढ़ाने में कई श्रृंगारिक पौधे विशेष रूप से सहायक होते हैं। मरुभिद के उदाहरण नागफनी, यूफोबिया एवं एकासिया इत्यादि हैं। जो पौधे हैं, उन पौधों के बगैर हम इस सृष्टि में जी नहीं पा सकते। झाडाशिवाय आपण राहू शकत नाही। पौधे महत्वपूर्ण है और विशेषकर मनुष्य के जीवन में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पौधे ऑक्सीजन छोड़ने का काम करती हैं और मनुष्य ऑक्सीजन के बगैर रह नहीं पाता है। तो पौधों का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ पौधे विविध उत्पादों के कारण अपनी विशेष महत्वता रखते हैं और आप देखते हैं कि कौन सी वर्ग में कौन से ये आते हैं, वृक्ष आते हैं, फल आते हैं, फूल आते हैं। अब देखेंगे पौधों के वर्गीकरण को यहाँ पर किया गया है, जैसे कि अनाज और दालें। अनाज में गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का आते हैं। दालें मटर, चना, अरहर, मूंग और मसूर। बराबर। अब देखो सब्जियां जड़ मूली, गाजर, चुकंदर और शलजम है। जैसे कि तना में आलू है, अरबी है, अदरक है, पत्ती, पालक, बथुआ, मेथी, सरसों, फूलगोभी। फल में तोरी, भिंडी और टमाटर आते हैं। खाद्य तेल में बीजों से निकलने वाला तेल
तिल है, सरसों, मूंगफली। फूलों से निकलने वाला चमेली, गुलाब। फलों से निकलने वाला नारियल। पेय पदार्थ हैं जिसमें चाय है, हाँ, कहवा और कोको। रेशेदार पदार्थ जैसे कि कपास है और जूट और सन। इसे देखो, औषधियां, पेनिसिलिया, औषधियों बना जाए पेनिसिलिया और कवक। ये एंड्रोपिन, बेलाडोना, कुनेन, सिकोना, मार्फिन, अफीम और इसबगोल। और इसबगोल, ये औषधियां निकाली जाती हैं। और ये यहाँ पर अपना जो पौधा है, वो पौधे का जो चैप्टर है वो यहाँ पर खत्म होता है। पौधों से जो हर एक उसका जड़ है, तना है, पत्ती है, फल है, फूल है, इन चीजों को देखा, उनका कार्य देखा, उनसे वर्गीकृत होने वाले पार्ट देखा, वर्गीकरण किस हिस्सों से किया जाता है उनको देखा। तो तथा हमने पौधों की विशेषताओं को भी देखा। तो कल के हिस्से में हम फूड देखेंगे, फल। फल किस तरह से काम में आता है। तो यहाँ